एनर्जी का प्रॉब्लम था, हमारे पास उस टाइम लोड शेडिंग थी, हाई डेट था, हम लोन पे लोन कर्जों पे कर्जे ले रहे थे, और सबसे बड़ा मसला था महंगाई का जो दौर ब दौर चलता आ रहा है। आईएमएफ ने सबसे पहली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद ही हमें 6.6 बिलियन डॉलर दे दिए, पैसा जनरेट करने के लिए मार्केट में फ्लॉट किया था, जिससे इनको 8.25% 8.25% ऊपर पे करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं उसी पाकिस्तान इकॉनमी सीरीज की आखिरी मराइल में हूँ। सेकंड लास्ट हुकूमत में पहुंच चुके हैं, यानी नवाज शरीफ साहब का तीसरा दौरे हुकूमत। 2013 में जब वो इलेक्शन में जीत के आए तो फिर क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या थे, बताते हैं आपको। अब जब नवाज शरीफ साहब न्यूली इलेक्ट होकर आए, क्योंकि उनकी दौरे हुकूमत तो नहीं थी, वो तो बहुत पहले आए थे, तो जो चैलेंजेस थे उसमें सरे फहरिस्त एनर्जी का प्रॉब्लम था, हमारे पास उस टाइम लोड शेडिंग थी, हाई डेट था, हम लोन पे लोन कर्जों पे कर्जे ले रहे थे, उसके बाद लार्ज बजट डेफिसिट था, यानी हम जो प्लानिंग करते थे वो फुलफिल नहीं होती थी, लोन लेनी पड़ती थी उसके लिए, और सबसे बड़ा मसला था महंगाई का जो दौर ब दौर चलता आ रहा है। अब जब मैं ये डेटा कलेक्ट कर रहा था तो मेरे लिए बड़ा अमेज था कि आईएमएफ हमें किस तरह पैसे दिए जा रहा था। मतलब आजकल का दौर और पीछे दौर देख लें तो एक बिलियन डॉलर के लिए हमको कितना शर्तें मनवानी पड़ती हैं। उस टाइम पे आईएमएफ ने सबसे पहली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने के बाद ही हमें 6.6 बिलियन डॉलर दे दिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, कि जो हमारा डेफिसिट था वो दे दिया। अब आपको सोचें, ये 2013 का डॉलर है, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ ना, अगर 6.6 बिलियन डॉलर आपको उस टाइम मिल जाए तो उन्होंने उससे ऑयल प्राइसेस कम की, क्योंकि आलमी मार्केट में भी कम थी, रेमिडेंसेस का फ्लो बढ़ा, और आप समझ लें उससे वो सारी चीजें हुई जिसकी वजह से कंज्यूमर पावर बढ़ी, और वो पिछले 7 सालों में उसकी जो ग्रोथ थी वो जीडीपी के लिहाज से 4.3 हो गई। अब अगर हम बात करें इसमें मजीद, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अपना रोल प्ले किया, जिससे हमें सस्ता ऑयल मिलता रहा और हम कमोडिटीज पे साथ चलते रहे। लेकिन वही वाली बात से हमारा जो कर्जा था वो ड्रामेटिकली बढ़ गया और उसकी मालियत बन गई 73 यूएस बिलियन डॉलर। 4 जुलाई 2013 में आईएमएफ ने फिर पाकिस्तान को 5.7 बिलियन डॉलर्स दे दिए। अब वो फॉरेन एक्सचेंज को बराबर करने के लिए देते, क्योंकि हमारे पास उस पर रिजर्व नहीं थे, लेकिन बस देख लें, 6 पहले मिले, फिर ये मिले, उसके बाद मजीद 4 सितंबर को 6.7 बिलियन डॉलर्स फिर मिल गए। वो 3 साल की शर्त पे थे कि उन्होंने कहा था कि आपने, मतलब उनकी शर्तें भी थी, मैं एक आध बता देता हूँ कि उन्होंने कहा इकॉनमी रिफॉर्म्स करने हैं आपने, और उन्होंने 31 प्राइवेट ओन्ड, मतलब जो गवर्नमेंट के ओन्ड इदारे थे उनको कहा था कि प्राइवेटाइज करना है। आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब के दौर में काफी आवाजें भी थी कि ये प्राइवेट हो रहा है, वो प्राइवेट हो रहा है, तो वो ये वजह थी। अब आप देख लें, मैंने आपको बता दिया कि हमें 6 मिलियन 5 मिलियन, तो इसको टोटल लगा लें तो ये आप लगा लें 20 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली कुछ बन जाता है, 18-19। तो इतना पैसा एक ही साल में अगर आपके मुल्क में आ जाए, यानी ये तो वही वाली बात है कि मतलब मेरी आमदनी 1 रुपया और मैं 20 रुपए मांग लूं किसी से, तो मैंने उसको इंटरेस्ट के साथ देने वापस। तो ये वो चीजें थी जो उस दौर में हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ वहाँ बहुत सारी तरक्याती काम हुए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ। लेकिन मेट्रो बनी, ये वाली मेट्रो बनी, ट्रेन बनी, ये चली, वो चली, लेकिन इससे क्या, कर्जों पे चली। देखिए, हम अगर इस कर्ज से कोई इंडस्ट्री चलाते ना, जिससे हमारे कहते हैं ना पहिया, मईशत का पहिया चले, इन चीजों से मईशत नहीं थी, लोगों को फायदा पहुंच रहा था, लेकिन अल्टीमेटली तो उन लोगों ने ही पैसे वापस भरने हैं। अब पॉजिटिव बात करता हूँ, देखिए बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि लोगों को दिखने लगा भाई इधर पैसे हैं, और उस टाइम पे 3 साल की तारीख ही अच्छा बिजनेस में इनफ्लो आया। इन्फ्लेशन जो आईएमएफ ने अपनी किताबों में लिखा है, उन्होंने कहा है कि 13% हो गई थी 2008 के मुकाबले में, जो 25% थी, क्योंकि पैसा था हमारे पास। और उस टाइम 2014 में जब ये लोन्स आ गए हमारे पास, तो हमारा फॉरेन रिजर्व 15 बिलियन डॉलर पे चला गया था। ये तारीफ की बात है। और अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो वो तारीख ही गिर गया था, वो जीडीपी का 3% हो गया था। तो ये सारी पॉजिटिव बातें जो उन्होंने की। और मूडीज की बात करें तो मूडीज भी जो फाइनेंशियल इदारा है, उसने भी हमारी रेटिंग को ना स्टेबल आउटलुक दे दिया था। अब 2015 जब आया तो सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए बन गया था पावर का, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री भी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कहते हैं ना हर चीज का पहिया बिजली से चलता है, और लोगों को भी फैसिलिटेशन बिजली से मिलती है। तो हुकूमत बिजली में नाकाम हुई बुरी तरह। उस टाइम पे उन्होंने कोई एडुकेट, कहते हैं ना, चीजें भी नहीं की जिससे जनरेट कर सके। 2015 के अंदर ही इन्होंने एक और, मतलब कहते हैं ना 5 ईयर पे 500 मिलियन के यूरो बॉन्ड इशू किए, जो 7.25% इंटरेस्ट रेट पे थे, यानी पैसा जनरेट करने के लिए मार्केट में फ्लॉट किया था, जिससे इनको 8.25% 8.25% ऊपर पे करना था। उसके बाद जब 2016 आया तो इन्होंने 2016 में ये किया कि टैक्स इंसेंटिव्स देना शुरू किए, टैक्स अप्रूवल देना शुरू की, ताकि जो कहते हैं ना नया बाहर से इन्वेस्टर आ रहा हो उसको अट्रैक्शन मिले, कि वो मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप समझ लें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ला सके टैक्स की छूट देके। इन्होंने वो किया। और दूसरा, इन्होंने वापस से पैसे लिए थोड़े बहुत, 2 जगह, यानी 1 बिलियन डॉलर इन्होंने फ्लोटिंग सुकूक इस्लामिक बॉन्ड्स में दिए थे 5.5% पे, और अक्टूबर 16 में इन्हें आईएमएफ से 6.4 बिलियन डॉलर 3 साल की शर्तों पे फिर मिले। तो यानी आप समझ लें कर्जों पे कर्जे, यानी हम
हर काम के लिए ना अलग अलग तरीकों से कर्जे ले रहे थे। इसमें भी वो जो कहते हैं ना बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से ईरान इराक, उसके बाद क्या कर ले दुबई रॉयल फैमिली से मिलते हैं, वो शामिल नहीं है। ये सारा वो है जो कर्जों पे कर्जे चल रहा है। नवाज शरीफ साहब ने एक कहते हैं ना फ्री ट्रेड पॉलिसी बनाई, यानी इन्होंने ये लाइसेंस शुरू किया कि वो अपने जो बराबर कंट्रीज हैं उनको उनके साथ ट्रेड की जाए फ्रीली। उनमें जो सरे फहरिस्त शामिल थे ना, वो शामिल थे तुर्की, साउथ कोरिया, ईरान और उसके बाद आप लगा लें मलेशिया। ये वो सारे थे जिनके साथ इन्होंने एक्सपेंड किया अपने आप को ट्रेड के हवाले से, और उसको नाम दिया था फ्री ट्रेड एक्सपोजर का। तो ये आप समझ लें एक अच्छा इकदाम था जिससे हम अपनी दुनिया से कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि देखिए हम किसी को फायदा देंगे तो हमें फायदा मिलेगा। इतनी सारी पॉजिटिव न्यूज होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, रिजर्व होने के बावजूद मुल्क में पॉवर्टी का रेशियो 2016 के एंड में वो 9.3 से बढ़ के 29% बढ़ गया था। अब इसकी जो वजह मेरी समझ आती है ना, वो यही है कि हमने काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमने इंडस्ट्रीज पे काम नहीं किया कि जिससे लोगों का रोजगार जनरेट हो। अब मिसाल ले लेना इसकी बेहतरीन ये है कि आगे एक्सपोर्ट की बात करें, इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सपोर्ट हमारी गिर रही थी डिकेड्स में, यानी पिछली 2 डिकेड में जितनी एक्सपोर्ट्स थी वो गिर गई थी। उसकी वजह सारे फहरिस्त ये थी कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट के लिए, इसमें था हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसके साथ साथ था रॉन्ग पॉलिसी। कहते हैं ना सपोर्ट करना था वैसा नहीं था। और उसके बाद आप समझ लें कि आगे क्या हुआ, आते हैं आपको। अब मुल्क में पॉलिटिकल हालात तो आपको पता ही हैं। रिसेंट न्यूज पिछले सालों की बात है कि खान साहब धरना लेके इस्लामाबाद आए थे, उनका पॉलिटिकल काफ़ी वो जोर था, तो वो पॉलिटिक्स के हालात भी अप एंड डाउन थे। उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के करप्शन स्कैंडल्स भी सामने आ रहे थे, जिसमें सर फहरिस्त पानामा था, जिसकी वजह से 2017 में उनको नाअहल कर दिया गया। यानी इस हुकूमत पे एक और चैलेंज। अब ऑब्वियसली आप समझें ये सारी वो बातें हैं जिससे इकॉनमी पे इफेक्ट आता है किसी ना किसी तरीके से। मुल्क में आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, आज के हालात हम देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो सिमिलरली ये वो हालात उस वक्त भी बन चुके थे कि वो वैसा नहीं रह सका जैसा रहना था। और मैं इस वीडियो का इख्तिताम इस बात पे करूं कि जो उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, तो उन्होंने जब एंड के दिनों में, यानी ये बड़ी फेमस बात है कि किस तरह हमारा डॉलर ऊपर गया, रिजर्व किस तरह थे, उन्होंने अगर फ्री फ्लोट पॉलिसी पे डॉलर को रखा होता तो डॉलर कभी इतना ऊपर नहीं जाता जितना आज उस टाइम गया। उन्होंने उसको फिक्स रेट पे रखा था। अब वो मेरी वीडियो का एक टाइम है, वरना मैं डिटेल में जाके आपको बताता कि वो किस तरीके से होता है। उन्होंने डॉलर को फ्री फ्लोट पे नहीं रखा, जिसलिए डॉलर 125 के करीब ही रुका रहा, 120-25 में एग्जैक्ट नहीं याद है। लेकिन वो जैसे ही कैप हटाया तो डॉलर ने 50 से 60 रुपए की छलांग ली। तो ये देखें, ये वो सारे इकोनॉमिकल बैड डिसीजंस होते हैं जो आफ्टर उसमें कंट्री को बेयर करने पड़ते हैं और उसकी आवाम को बेयर करने पड़ते हैं। आज हम देख रहे हैं डॉलर कहाँ है, फॉरेक्स कहाँ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। वो मुझे लगता है मेरी इस सीरीज की आखिरी वीडियो होगी खान साहब के दौर की, क्योंकि करंट दौर पे क्या बात की जाए। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।